हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी के साथ हमारी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज हो जाएगी कंप्लीट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस फॉर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। अगर वो आपने कवर नहीं किए हैं तो मेक श्योर टू डू दोज। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नाउ एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं आउट ऑफ 80 इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जो कि कम नहीं होते। और सीयूईटी एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखने में तो हमें एमसीक्यूज इजी लगते हैं, बट समटाइम्स देयर आर ट्रिक क्वेश्चंस और हम गलत आंसर दे देते हैं। कम्युनिटी पर मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक एमसीक्यूज आपसे वहां पर पूछती हूँ। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि सभी बच्चे सही आंसर नहीं दे पाते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पे फोकस करें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और सही आंसर दें। नाउ इन एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अंडर द फ्री स्टडी मटेरियल टैब, तो वहां से आप ले सकते हैं। अनदर थिंग इज कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ते नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जो भी वहां से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से कंपैरेटिवली थोड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें बस हमें ट्रू और फॉल्स बताना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। So the first statement, the level of consumption has a direct impact on the amount of savings the households can accumulate over time. Now consumption कितनी हम करते हैं इस पे हमारी सेविंग भी डिपेंड करती है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है कि जो इनकम है उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को या तो स्पेंड कर देता है एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या सेव करता है। तो कंजम्पशन हम कितनी कर रहे हैं इस पे हमारी सेविंग भी डिपेंड करती है, विच इज ऑब्वियस। अगर हम ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो सेविंग कम होगी, कम कंजम्पशन कर रहे हैं तो सेविंग ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हायर कंजम्पशन ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग्स व्हाइल लोअर कंजम्पशन टेंड टू फैसिलिटेट हायर लेवल्स ऑफ सेविंग्स। वही बात हो गई, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सो वी विल गो विद दिस ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द सिनेरियो विच वुड लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी बट माइट नॉट नेसेसरली इंप्रूव द ओवरऑल वेलफेयर। इससे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि नेशनल इनकम यूनिट में जो आपका टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर और द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, वो अच्छे से आप पढ़कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि कंट्री में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट हो सकता है कि वेलफेयर ना बढ़ रहा हो। लेट अस सी किस केस में ऐसा हो सकता है। रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, ये तो अच्छी बात है, देखो इससे तो वेलफेयर बढ़ेगा। रैपिड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, अगर फाइनेंशियल सेक्टर तरक्की कर रहा है तो इससे भी वेलफेयर होगा लोगों का। एक्सपेंशन ऑफ एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज, तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि इससे जीडीपी तो बढ़ सकता है बट इससे वेलफेयर कम होगा। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं कर रही, एनवायरमेंट को खराब कर रही है, तो वेलफेयर कम होगा, बट जीडीपी तो बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द राइट आंसर। बट अगर एक बार ये भी पढ़ ले, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो इससे तो ऑब्वियसली वेलफेयर बढ़ेगा। दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। Identify which of the following bank does not interact directly with the general public. हम लोग जनरल पब्लिक किस बैंक से डायरेक्टली डील नहीं करते? Let us see. बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ द ऑप्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको लग सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट वैसे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब वो उसका नाम है। वी डील विद दिस बैंक, जैसे पीएनबी, एसबीआई, ऐसी एक और बैंक है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हम जिस बैंक से डील नहीं करते वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज एक्चुअली द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये तीनों तो कमर्शियल बैंक्स हैं, तो इससे तो हम डील करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
Read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. नाउ डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. डीमोनेटाइजेशन हम बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है. वैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इसे पढ़ते हैं, बट अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो देखते हैं. Demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problems of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the Indian economy. This is a true statement. ये ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ते हैं कि डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया. ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, काउंटरफीट मनी को कंट्रोल करने के लिए, राइट. टेररिज्म के लिए जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स यूज होते थे उसको रोकने के लिए. Then second statement, demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time. Now demonetization से government ने एक message भी दिया है लोगों को कि black money will not be tolerated. आपको tax देना है अपनी income पर. तो yes, हमने देखा है कि लोगों के मन में एक डर भी बैठ गया है. तो अब टैक्स कंप्लायंस जो है वो बढ़ गई है, बेटर हो गई है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. सो वी विल से बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. फिस्कल डेफिसिट. नाउ फिस्कल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका गवर्नमेंट बजट चैप्टर में. इन गवर्नमेंट बजट इंडिकेट्स, वैसे फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर समझाऊं तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हम क्या देखते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, बट कैपिटल रिसीट्स में वी वांट टू एक्सक्लूड द बोरोइंग्स. व्हाई? आई विल जस्ट एक्सप्लेन. क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जो आंसर निकलेगा वो एक्चुअली खुद ही बोरोइंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ? मान लीजिए गवर्नमेंट का जो खर्चा है रेवेन्यू प्लस कैपिटल वो 100 करोड़ का है सपोज, और जो उसकी रिसीट्स है वो 80 करोड़ है. तो ये फिस्कल डेफिसिट का आंसर आ गया 20 करोड़. बट हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने 100 करोड़ का खर्चा किया जबकि आपकी रिसीट 80 करोड़ की थी. तो ये 20 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आप कैसे कर पाए, इसके लिए ही हमने बोरोइंग्स की है. दिस इज एक्चुअली द बोरोइंग्स. तो यहां से हम पहले बोरोइंग्स को हटाते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो खुद ही बोरोइंग्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देखते हैं इसमें से फिस्कल डेफिसिट को के लिए कौन सी स्टेटमेंट सूट होती है. एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसीट नहीं. हियर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट, हम दोनों की बात कर रहे हैं. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट नहीं. बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की हम बोरोइंग्स देख रहे हैं यहाँ पर. देन एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल में आ जाएगा रेवेन्यू प्लस कैपिटल ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. वैसे ये तो क्लियर हो गया दैट दिस इज द राइट आंसर. ओके, ना देखो, ये कैपिटल रिसीट जो होती है गवर्नमेंट की वो ऐसी रिसीट होती है जिससे या तो कोई एसेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है. ठीक है, ये आपको पता है. इसमें प्रोमिनेंटली हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं. वन इज रिकवरी ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन्स दिए थे उसकी रिकवरी हो रही है तो एसेट कम हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का. अनदर इज डिसइन्वेस्टमेंट, इससे भी एसेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का. एंड अनदर इज बोरोइंग, इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट की. नाउ ये तो डेट क्रिएटिंग है ना, इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इससे डेट क्रिएट हो रहा है. बट दीज आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. एंड दिस इज व्हाट वी वांट इन आवर फॉर्मूला. जब हम यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो इसका यही तो मतलब हो गया कि हमें सारी कैपिटल रिसीट्स चाहिए बोरोइंग्स को छोड़कर. तो हम कह सकते हैं दैट व्हाट वी वांट आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर अस. एंड मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है. चलो देन 6th क्वेश्चन, ये मैंने आपका एनसीईआरटी से बनाया है क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट से.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लिंकेजेस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एस्टैब्लिश्ड। हम अपनी कंट्री और बाकी कंट्रीज के बीच में जो हमारे इंटरैक्शन होते हैं, जो लिंकेजेस है, वो किस किस तरह से हो सकती है। आउटपुट मार्केट, देखो हम बाहर की कंट्री से ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना, दैट इज द आउटपुट मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, हम बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। देन हम बाहर की कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं, वो हमारी कंट्री में आके वर्क करते हैं इमिग्रेशन लॉज से रिलेटेड। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे लिंक होती है? सभी तरीकों से, आउटपुट मार्केट से भी, फाइनेंशियल मार्केट से भी, लेबर मार्केट से भी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन देन। कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस रिलेट्स टू, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बीओपी चैप्टर में दो टाइप की आइटम्स या ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोनमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसका डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऑटोनमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट आइटम्स, इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वजह से बीओपी में बैलेंस होगा या इम्बैलेंस होगा, दीज आर इंडिपेंडेंट आइटम्स और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों करते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शंस और ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों से रिलेटेड होती है। ये जो आइटम्स होती है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अकोमोडेटिंग, मतलब ये किसी चीज को ठीक करती है, ये बीओपी के इम्बैलेंस को रिस्टोर करती है, रिपेयर करती है या फिर ब्रिजिंग द गैप। ठीक है, अब वो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी आइटम्स बीओपी में इम्बैलेंस लाती हैं, तो उसका आंसर है ऑटोनमस आइटम्स। इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये तो ट्रांजैक्शंस है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इसकी वजह से बीओपी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और अकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से वो इम्बैलेंस ठीक होता है। राइट, आगे देखते हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेट्स टू, नाउ डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में प्रोमिनेंटली हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। वैसे एरर्स एंड ओमिशंस भी होता है, बट अगर उसको अभी इग्नोर कर दें तो अगर ये जीरो के बराबर हो तो हम कहेंगे कि बीओपी बैलेंस हो रहा है, बट इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। दिस कैन आइदर बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव नंबर है मतलब कि इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, अगर नेगेटिव नंबर है यानी कि नेट में देखें तो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो इसकी वजह से ऑफिशियल रिजर्व्स जो आरबीआई के पास है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सो वी विल से बोथ ए एंड बी। राइट, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंसेस, तो आप क्या बोलोगे? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू जीरो। यस, ये तो होता ही है जब हम कहते हैं कि बीओपी बैलेंस हो रहा है। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड सी। Now let me tell you, there is a situation जिसे हम कहते हैं कि official reserves is a part of capital account and in that case BOP always balances। अच्छा, इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा क्विकली आपको समझाती हूँ। जैसे आपको पता है कि बीओपी में हम करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस मतलब जितना पैसा आ रहा है माइनस जितना पैसा जा रहा है, जो नेट है ऑन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लेट्स से इसमें नेट में आ रहा है -500 एंड सपोज दिस इज -500 million US$। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस है उससे रिलेटेड, सपोज +300 US$। देन एरर्स एंड ओमिशंस भी हैं, सपोज एरर्स एंड ओमिशंस, लेट्स से -50 अगेन US$। तो इससे हमारा जो आंसर आता है दैट इज -250। ठीक है,
But if we want to show official reserve transactions here itself, तो हम क्या करेंगे, हम deliberately BOP को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करेंगे. हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव में जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस, इसको ठीक करने के लिए अब हमें प्लस करना चाहिए द सेम अमाउंट. वी शुड गेट मोर फॉरेन एक्सचेंज एंड वी वुड ट्राई टू बैलेंस द BOP. तो अगर हम ऐसे शो करते हैं तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं दैट official reserves are shown as a part of capital account. Official reserves are shown as a part of capital account transactions. अगर यहीं पे इसको इस तरह से शो कर रहे हैं तो इस केस में BOP will always balance. And let me ask you, ये जो हमने transactions undertake की है, आपको क्या लग रहा है, ये autonomous है, इंडिपेंडेंट है या अकोमोडेटिंग इन नेचर है? अकोमोडेटिंग इन नेचर, क्योंकि जो इम्बैलेंस आ रहा था उसको ठीक करने के लिए हमने ऐसा किया है, राइट? सो यहां पर जो हमारा सही आंसर है दैट इज बोथ A एंड C. मतलब जब बैलेंस होता है BOP तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 0, एंड व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, in that case also BOP always balances. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर सीन एज, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है प्लस 250 वाली ट्रांजैक्शन, दिस इज इन ऑर्डर टू अकोमोडेट और इन ऑर्डर टू बैलेंस द BOP. तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर सीन एज अकोमोडेटिंग इन नेचर. ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, वेयर when in a country the market price of foreign currency falls, national income is likely to. Now market price of foreign currency falls मतलब foreign currency cheaper हो रही है, सस्ते में हमें मिल रही है foreign currency. एग्जाम्पल से समझे तो अगर पहले डॉलर 160 रुपीज का था तो अब हमें फॉरेन करेंसी यानी डॉलर चीपर मिल रहा है, तो अब हो सकता है $1 हमें 50 का ही मिल जाए कि फॉरेन करेंसी का प्राइस कम हो रहा है. ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी होम करेंसी है रुपी, वो हो रही है एप्रिशिएट. होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी इज एप्रिशिएटिंग. इससे हमारी नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ सकता है? आई थिंक आपको फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से ये आता है. इस केस में इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं बिकॉज नाउ दे हैव बिकम चीपर, एंड एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्टर्स को अब ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो दे आर नॉट encouraged टू एक्सपोर्ट मोर. तो अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, यानी हमारी नेशनल इनकम मे फॉल, क्योंकि हम बाहर से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं, हम खुद प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. सो नेशनल इनकम मे फॉल. चलिए आगे देखते हैं. देन Mrs. Deepa delivered a lecture on different types of foreign exchange rate systems. She stated that in a particular exchange rate system, to keep the foreign exchange rate within certain limits, the central bank maintains huge foreign exchange reserves. Identify the type of exchange rate system. Very important, और ये हम banking chapter में भी पढ़ते हैं और इसे हम पढ़ते हैं foreign exchange में भी. This is definitely managed floating, which is sometimes also referred to as dirty floating. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में रखने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स लेता है. या तो आरबीआई इन सर्टेन सिचुएशन सप्लाई बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की, या इन सर्टेन सिचुएशंस डिमांड बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की. एंड आरबीआई बीइंग द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो ऐसा कर सकता है. कभी वो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा सेल कर देता है, कभी ज्यादा उसे बाय कर लेता है. तो आप खुद सोचें कि किस केस में आरबीआई सप्लाई बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की और किस केस में आरबीआई डिमांड बढ़ाता है फॉरेन करेंसी की. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो से आपको समझाऊंगी. चलिए आगे देखते हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. डैश रेगुलेट्स मनी सप्लाई. तो इसका आंसर जनरली बच्चे दे देते हैं ऑल ऑफ दीज, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
अगर हम रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, जैसे थ्रू डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। बट क्यों बच्चों को लगता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लायर्स ऑफ मनी और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो उसमें तीनों आते हैं। सप्लायर्स ऑफ मनी में तीनों आते हैं, आरबीआई भी, कमर्शियल बैंक्स भी, यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। ऐसा क्यों है? देखो, आरबीआई तो डेफिनेटली सप्लायर ऑफ मनी है क्योंकि इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है टू इशू नोट्स। कमर्शियल बैंक्स को भी हम सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स दे क्रिएट मोर एंड मोर क्रेडिट, दे क्रिएट मनी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ₹1 के नोट्स और सभी कॉइन्स इशू करती है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लायर्स ऑफ मनी तो ये तीनों है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ मनी तो दैट इज ओनली डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज याद रखेंगे। उसके बाद द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन्स। सो अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज बिल ऑफ द ईयर 2011, मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट इन कॉइन्स इज ₹1000, क्योंकि कॉइन्स जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लिमिटेड। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पर पूछा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, देखो डिमांड डिपॉजिट्स का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, वो डिपॉजिट जहां से हम कभी भी पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर लेते हैं। सो दिस कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गई, ये भी गलत ऑप्शन हो गई। ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स भी नहीं, क्योंकि इसमें भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। तो एमसीक्यूज में ना कई बार एलिमिनेशन मेथड भी यूज हमें करना पड़ सकता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बट फिर भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट होता ही है जनरली बैंक में, तो देखो कभी भी पैसे आप उसमें डिपॉजिट कर देते हो, कभी भी विड्रॉ कर लेते हो। और करंट अकाउंट तो मोस्ट डेफिनेटली, इसका तो नाम क्या होता है, चालू खाता, मतलब इसका तो मीनिंग ही यही है कि कभी भी आप इसमें डिपॉजिट करो, कभी भी विड्रॉ करो। जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनका जनरली करंट अकाउंट होता है। सो ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, Mr. Neeraj has deposited ₹100 in the bank. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy would be. Now, money supply, please बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, very important. Money supply में जो हम M1 measure of money पढ़ते हैं, which is C plus DD plus OD, where C is the currency in circulation, DD is the demand deposits and OD is the other deposits. तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर नीरज ने ₹100 डिपॉजिट किए बैंक में, तो वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में हो गए। मान लेते हैं देयर इज नो अदर करेंसी इन सर्कुलेशन, तो व्हाट इज द मनी सप्लाई? वेरी सिंपल, दैट इज 100 ओनली ना, और कोई है ही नहीं करेंसी इन सर्कुलेशन, तो यही हमारी मनी सप्लाई का पार्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। Assertion: acquisition of a domestic company, मतलब Indian company, by a foreign company will be recorded on the credit side of balance of payment account. देखो अगर हमारी इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी एक्वायर कर रही है तो उसके लिए पैसे देगी, तो उसके लिए पैसे आएंगे हमारी कंट्री में, देयर विल बी इनफ्लो। तो बीओपी में क्रेडिट साइड पे हम शो करते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डेबिट साइड पे हम शो करते हैं आउटफ्लो। So this is a correct statement. आगे देखो, reason: it leads to outflow of foreign exchange from the domestic economy. नहीं, इससे तो inflow होगा ना, वो हमारी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए पैसे देंगे, there will be inflow of foreign exchange. So we will say assertion is true but reason is false. ठीक है, assertion is true but reason is false. चलिए आगे देखते हैं। Suppose in an economy the initial deposits of ₹400 crores lead to the creation of total deposits worth ₹4,000 crores. Under the given situation, what is the value of reserve requirement? Very simple, banking chapter में आप अच्छे से पढ़ते हैं। Total money created किसके बराबर होती है?
टोटल मनी क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट्स विच आर क्रिएटेड, जो कमर्शियल बैंक से एक प्रोसेस फॉलो करके क्रिएट करते हैं, दिस इज 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स. वेरी सिंपल. सो टोटल डिपॉजिट्स विच हैव बीन क्रिएटेड वो है 4000 करोड़ इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 400. इसे हम सॉल्व करेंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट 10% is the reserve requirement and 10% को आप कह सकते हो 10 upon 100 यानी 0.1. So this is the right answer. ठीक है, 0.1. This is the reserve requirement. चलो आगे देखते हैं. The main objective of monetary policy जो RBI करता है, जैसे आप पढ़ते भी हो quantitative measures, qualitative measures, bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operation, CRR, SLR, मॉरल सुएजन, क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. जैसे आप पढ़ते भी हो, डिफ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में हम इन्हें यूज करते हैं, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के केस में यूज करते हैं टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. और मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंकिंग सिस्टम करता है, और एक फिस्कल पॉलिसी होती है विच इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. All right. Then, under statutory liquidity ratio, commercial banks are required to keep a fraction of dash in the form of liquid assets. So that is fraction of total deposits. Total deposits is the right answer. This is the very definition of statutory liquidity ratio जो हम पढ़ते हैं. Liquid assets की form में, which is in the form of gold या फिर unencumbered approved securities. कुछ बच्चे इसका आंसर ये भी सोचते हैं, बट फिर भी टोटल डिपॉजिट्स इज अ ब्रॉडर टर्म, तो इसी को हम सही ऑप्शन मानेंगे. चलिए आगे देखते हैं. इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी. नाउ आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब वो कह रहे हैं एमपीसी अगर एमपीएस से ज्यादा है, हाइपोथेटिकली जस्ट अज्यूम एनी वैल्यू, लेट्स से ये 0.6 है, ये 0.4 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और यू कैन से 1 अपॉन एमपीएस. ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, सो इस केस में हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर आया 2.5. So the answer is that multiplier will always be greater than 2 if MPC is more than MPS. आप और वैल्यूज लेके देख लो. मैंने 0.6, 0.4 लिया, ठीक है, आप 0.7, 0.3 लेके भी चेक करो, 0.8, 0.2 लेके भी चेक करो. द आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2. नाउ कुछ बच्चे इसका आंसर ये लिखते हैं, बिकॉज जो वो एग्जाम्पल पिक करते हैं ना, पहला एग्जाम्पल उनके माइंड में आता है कि 0.8 और 0.2 ले लेते हैं, 0.8 और 0.2 ले लेते हैं. इससे अगर आप मल्टीप्लायर निकालोगे, सपोज आई यूज दिस फॉर्मूला, सो दैट विल बी 5. तो बच्चे फटाफट 5 ऑप्शन मार्क कर देते हैं, बट नहीं, हर केस में 5 नहीं आएगा. There can be more situations where MPC is more than MPS, but the answer is not equal to 5. But definitely that will always be greater than 2. ठीक है, तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शंस चेक करके देखो, so as to be sure. Then when AD is more than AS, inventory is dash. सिंपल क्वेश्चन है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं सामान, प्रोड्यूसर्स के पास इतना स्टॉक नहीं है, तो इन्वेंट्रीज फॉल. ठीक है, नाउ कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम व्हाई नॉट दिस, कि पहले इन्वेंट्रीज फॉल और फिर प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट पीरियड में ज्यादा प्लान करेंगे प्रोडक्शन और फिर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी. बट बच्चे इसकी एक लिमिटेशन है. अगर हम ये पॉइंट के साथ जाते हैं तो हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि इस इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई, एक्सेस कैपेसिटी है, बट हो सकता है एक्सेस कैपेसिटी ना हो और हम प्रोडक्शन शायद इंक्रीज ना कर पाए. ठीक है, सो वी विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज फॉल. चलिए आगे देखते हैं. अगेन assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन. Unplanned inventories accumulate when planned investment is less than the planned savings. That is, producers are left with unsold stock of goods
as planned savings are more than the planned inventories. ओके, इसे समझाने के लिए जैसे आपको पता है इक्विलिब्रियम पर AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी AD को C प्लस I लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से इक्वेट करते हैं, देन इनकम के दो पार्ट्स C प्लस S, C कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। नाउ अगर सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो मैं ये वाला साइन लगा देती हूँ, एंड इफ आई गो बैक यूजिंग दिस ग्रेटर देन साइन तो आई गेट टू नो कि अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, यानी प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा प्रोडक्शन की हुई है और लोग इतना खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, इस वजह से प्रोड्यूसर्स के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा या अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज अक्यूमुलेट हो जाएंगी। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, because in a situation of deficiency of AD in relation to AS, yes, this is deficiency of AD. Aggregate demand is less than aggregate supply when buyers are consuming less and thus spending less. It means that they are planning to buy less than what the sellers are planning to sell. यही मतलब हो गया ना कि consumers are planning to buy less than what the producers are planning to sell. क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, वो पैसा कम खर्च कर रहे हैं, वो डिमांड कम कर रहे हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज डैश। नाउ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, वैसे वो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है, इसलिए हम कहेंगे कि दे आर अ पार्ट ऑफ आवर जियोग्राफिकल टेरिटरी, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये बहुत डिटेल में हम नेशनल इनकम यूनिट में पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह होती है जहां पे एक कंट्री की गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल या फुल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर हमारी कंट्री में कोई फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड है, लेट्स से अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, तो उस अमेरिकन एम्बेसी पे अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। वो हमारी कंट्री में फिजिकली लोकेटेड होने के बावजूद हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। सिमिलरली जो इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड है इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो फिजिकली इंडिया में ना होते हुए भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इस पॉइंट को कवर किया है। तो हम कहेंगे कि हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है, बट इकोनॉमिक टेरिटरी या उसका एक और नाम होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय RBI, देयर वाज अ फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय CPI ऑन ईयर टू ईयर बेसिस टू 5% फ्रॉम 8% इन द प्रीवियस ईयर। जैसे क्लास 11 में आप इंडेक्स नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ते थे और उसमें आप पढ़ते थे कि बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज 100 और बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। तो कह रहे हैं कि पिछले साल का जो CPI था दैट वाज 8% प्रीवियस ईयर का, ये CPI बताया हुआ है, और अब ये 8% से कम होकर हो गया है 5% करंट ईयर में। तो इस सिचुएशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, हम हमेशा बेस ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अगर इस साल का 8% है यानी 8% महंगाई ज्यादा हुई है, 8% ऑफ 100 इज 8 रुपीज, so 108 is the index of this year and यहाँ पे 5% अगेन बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। 5% of 100 is 5, तो यहाँ का इंडेक्स है 105। ठीक है, तो अगर बेस ईयर से देखें तो महंगाई यहाँ पे भी बढ़ी है, महंगाई यहाँ पे भी बढ़ी है, तो हम कहेंगे कि CPI has risen, महंगाई बढ़ी है, but at a rate lower than the preceding year। बट उसका जो महंगाई बढ़ने का जो रेट है वो पिछले साल के रेट से कम है। महंगाई बढ़ी है बिकॉज हम कंपेयर किससे करते हैं? हमेशा बेस ईयर से। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी,
CPI has risen but at a rate lower than the preceding year. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए आगे चलते हैं. Owing to the Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude prices due to supply-side issues. Identify the most likely impact on the balance of payment situation of the Indian economy. Simple question है. अब हमें क्रूड ऑयल जो है वो महंगा मिल रहा है क्योंकि सप्लाई जो है वो उसकी गड़बड़ चल रही है बिकॉज ऑफ द वॉर. बट हमें क्रूड ऑयल तो लेना ही पड़ेगा, इसे हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज नेचुरली हमारे पास इनफ नहीं है. तो हमारा जो आउटफ्लो है यूएस डॉलर्स का वो बढ़ जाएगा क्योंकि पेमेंट हम डॉलर्स में कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिंपल है कि हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा और इंपोर्ट महंगा हो गया है तो आउटफ्लो जो है फॉरेन करेंसी का वो बढ़ जाएगा फ्रॉम इंडिया. ठीक है, बाकी ऑप्शंस अगर देखें, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हमारी कंट्री में कार्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम से लोग साइकिल पे आ जाएंगे कार से. यू नो दैट स्विच डज नॉट हैपन सो फास्ट. इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज. नहीं, इनफ्लो कैसे बढ़ सकता है? हमें खरीदना है, हमें इंपोर्ट करना है तो फिर पैसे जाएंगे. सो द राइट आंसर इज आउटफ्लो. चलिए आगे देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. नहीं, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा फ्लो होता है बिकॉज दिस इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर. देन कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ये भी गलत. कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. बट हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फ्लो होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर गलत है. इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है, कैपिटल स्टॉक होता है. चलिए आगे देखते हैं. यहां पर रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. तो ये आपको देखकर पता लग रहा है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसमें 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज हमें फिल इन द ब्लैंक यहां पे करना है. नेक्स्ट स्टेज उन्होंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड थर्ड भी हमें खुद से फिल करना है. सो वेरी सिंपल. पहले आउटपुट होती है, प्रोडक्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैक्टर पेमेंट्स की जाती हैं, और फिर किया जाता है खर्चा, दैट इज डिस्पोजिशन. सो ये तो आप पढ़ के जाते ही हो विषय, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. सो द राइट आंसर इज आउटपुट एंड डिस्पोजिशन. ठीक है, 3 फेजेस जो है सर्कुलर फ्लो की वो आप पढ़ के जाएंगे. देन आगे देखते हैं. इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30, द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी. कंजम्पशन फंक्शन की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज सी बार प्लस बी वाई. दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि 30 है. बी इज एमपीसी जो कि अभी हमें नहीं पता बट वी कैन फाइंड आउट क्योंकि उन्होंने हमें मल्टीप्लायर बता दिया. यहाँ पर मल्टीप्लायर की 2 फॉर्मूला है हमारे पास, कोई भी आप यूज कर लो. मल्टीप्लायर अगर 4 है ये यूज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. तो एमपीएस would be 0.25. Now if MPS is 0.25, what will be MPC? 0.75, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पे अब आप लिख दो 0.75. Why? Very simple, very interesting. This is the right answer. Okay. Then, if increase in national income is equal to increase in consumption, identify the value of MPS. बहुत सिंपल है. अगर जितने से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने से ही आपकी कंजम्पशन बढ़ जाए तो उस केस में एमपीसी 1 के बराबर होगा ना. जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से ही कंजम्पशन बढ़ रही है. ये दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो एमपीसी 1 होगा, और एमपीसी अगर 1 होगा तो एमपीएस कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए आगे देखते हैं. नाउ इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में भी काफी पॉपुलर हैं और अब सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं. मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, पहला देखते हैं,
आरबीआई इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन, यस, इससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है। द कमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, यस, अगर कमर्शियल बैंक्स भी ज्यादा लेंडिंग करने लग जाए, ज्यादा लोन देने लग जाए तो मनी सप्लाई बढ़ सकती है। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट कम कर देगी तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी एंड दे विल स्पेंड मोर, तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, अगर रिजर्व बैंक ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनके पास कम बचेगा टू लेंड फर्दर, तो इस केस में तो मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से मनी सप्लाई में इंक्रीज। चलिए आगे देखते हैं। The annual allowance for wear and tear of a capital good can also be defined as the cost of the good divided by the number of years, not years. So I think ये clear है, wear and tear से पता लग ही जाता है that they are talking about depreciation or consumption of fixed capital. But what is the meaning of this line? आप depreciation का formula पढ़ते हो, जैसे accounts में भी depreciation per annum कैसे निकलती है, straight line method से हम पढ़ते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। अगर स्क्रैप मान लो नहीं है तो द फॉर्मूला इज ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो इसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लाइक आई सेड। चलिए आगे देखते हैं। Arrange the following concepts that are used in the calculation of national income by value added method in a proper sequence. Very interesting question. Again इस तरह के questions popular हैं आपके CUET एग्जाम में भी, but CBSE में भी अब पूछे जाते हैं। तो जो हमारा value added method है उससे क्या हम फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड हम फाइंड आउट करते हैं एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और डिफरेंट फर्म्स का जीवीए हम जब ऐड करते हैं, मान लो एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, एक फर्म सी है, जब डिफरेंट फर्म्स का हम ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस करते हैं तो हमें पूरी इकोनॉमी का मिलता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से देखें, सबसे पहले हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर हम डिफरेंट फर्म्स का, एंटरप्राइजेस का ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी, और हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएफसी। फिर हम इस जीडीपी में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको एनडीपीएफसी बनाएंगे, और फिर इस डी में, मतलब ये डोमेस्टिक है बट नेशनल पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके इसको नेशनल इनकम या फिर एनएनपीएफसी बनाएंगे। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। पहले ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी और फिर ई। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ऑप्शन मार्क करते हुए कुछ गड़बड़ कर देते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक चीज नहीं होती है, दे आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अलग अलग फर्म्स का जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एक फर्म का निकल रहा है, अलग अलग फर्म्स का या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तब हमें पूरी इकोनॉमी का जीडीपी मिलता है, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक चीज नहीं है। ना एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट्स में ही पूछा था कि मैम अगर ये दोनों सेम नहीं है फिर भी हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हुए ग्रॉस वैल्यू एडेड को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे ही ट्रीट करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ देखो जी, ये बात सही है कि कुछ क्वेश्चंस में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं, इन टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दैट्स बिकॉज उन क्वेश्चंस में हम ये मान रहे हैं कि एक ही फर्म है,
एक ही प्रोड्यूसिंग यूनिट है, तो अगर एक ही प्रोड्यूसिंग यूनिट है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो उसका आया वही पूरी इकोनॉमी का जीडीपी है, राइट? तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक जैसा ही मान के चलते हैं, बट वैसे टेक्निकली ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम नहीं होते। यू कैन से कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, और जब हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड करते हैं तब हमें जीडीपी मिलता है। बट लाइक आई सेड, अगर क्वेश्चन में एक ही फर्म है तो फिर इनको हम बराबर मान लेते हैं। आई होप आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया। जिसने भी पूछा था मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अ कंट्री हुज एग्रीगेट डिमांड ग्रोज फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन द एक्सपोर्ट्स। नाउ इस लाइन पे आपको फोकस करना है। अगर एक कंट्री है जिसके इंपोर्ट्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो उस कंट्री की करेंसी के बारे में आप क्या कहोगे? जस्ट इमेजिन, इंडिया की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं हो रहे कंपैरेटिवली, ठीक है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से सोचो कि कब ऐसा हो सकता है। मान लीजिए पहले $1 was equal to 70 rupees and now $1 is let's say equal to 50 rupees। यहाँ पे होम करेंसी यानी रूपी जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है, बट इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इंपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं क्योंकि वो चीपर हो गए हैं, और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे, कम हो रहे हैं, बिकॉज बाहर के लोगों को हमारे गुड्स इतने सस्ते नहीं लग रहे, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्सपोर्टर्स को कम पैसे मिल रहे हैं, सो दे आर नॉट एनकरेज टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, और इसी केस में हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट बताना है विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली द आंसर इज मनी सप्लाई। इस बात को रट लो कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, करेंसी और मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे तो वैसे भी ड्यूरिंग वर्ड आ रहा है तो ये तो फ्लो हो गया, कंजम्पशन भी फ्लो होता है, इसको हम पर डे, पर मंथ, पर ईयर ऐसे देख सकते हैं। प्रॉफिट तो डेफिनेटली वैसे ही फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें से जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है दैट इज डेफिनेटली मनी सप्लाई। चलिए आगे देखते हैं। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस भी सीयूईटी में भी काफी पॉपुलर है, अब सीबीएसई में भी आते हैं। आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सो फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सही बात है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सही बात है। फ्लोज आर डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, वो तो स्टॉक होता है। स्टॉक्स आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, वो तो फ्लो होता है। फ्लोज एंड स्टॉक हैव नो टाइम डायमेंशन, नहीं, फ्लो की टाइम डायमेंशन होती है, स्टॉक की नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी जो है वही करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजंस अदर देन टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो मैंने आपको कहा था कि जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं वो इम्बैलेंस को रिस्टोर करती हैं या ब्रिज द गैप करती हैं। तो कौन सी ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं जो ब्रिजिंग द गैप का काम नहीं करती? दे आर डन फॉर सम अदर रीजन other than bridging the gap, so that has to be autonomous transactions because they are undertaken for the profit motive. इनका मोटिव ब्रिजिंग द गैप नहीं होता, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देन यहां पर हमें क्या करना है, मैच करना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सिंपल है वैसे। देखो कैपिटल अकाउंट में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं जो कि एफडीआई भी हो सकता है, एफआईआई भी हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को हम अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं, अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन कहते हैं।
और इसका सिंपल रीजन ये है कि पहले ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, उसके बाद फिर उसको ठीक करने के लिए जो इम्बैलेंस होता है उसके बाद अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती है। तो पहले ऑटोनमस सो अबव द लाइन, उसके बाद अकोमोडेटिंग सो बिलो द लाइन। और करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर पेमेंट्स दिखाते हैं। वेरी सिंपल दिस इज। मैच आप ढंग से करेंगे। सो ए इज मैच्ड विद 3, B is matched with 4, C is matched with 1, and D is matched with 2. Right? So this is the right answer. अच्छे से देख लो, this is the right answer. चलिए आगे चलते हैं। National income is the sum of factor incomes accruing to the normal residents of a country during a year. So this is residents. ठीक है? It cannot be nationals. इट कैन नॉट बी इकोनॉमिक टेरिटरी का, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं होता नेशनल इनकम में, वो डोमेस्टिक इनकम में होता है। बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स इज कैपिटल लॉस। अनफोर्सीन, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अचानक से कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जिस वजह से मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू एकदम से कम हो गई, इसे कैपिटल लॉस कहते हैं। और इससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? चलिए उसके बाद हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी में हम देखते हैं जो करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री है, वॉल्ट कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स का जो भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो दिस इज डेफिनेटली दिस वन, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी। यहाँ पे विजिबल एक्सपोर्ट्स यानी गुड्स के एक्सपोर्ट्स और गुड्स के इंपोर्ट्स गिवन है। एंड व्हाट आर दे आस्किंग कि इसमें से पहचानो कि क्या सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रही है। वेरी सिंपल, देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहाँ पर 40 इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड और यहाँ पे 580 माइनस 640, यहाँ पे 60 का आपका नेगेटिव में जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन खराब हो रही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 640 की जगह 460, तो फिर ये पॉजिटिव में आता, और फिर हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन बेटर हो रही है। बट अभी नहीं, अभी तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल गलत, वो एक्स एंटी होता है, एक्स पोस्ट तो एक्चुअल होता है, whereas ex ante investments represent actual, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। At equilibrium level, ex ante savings and ex ante investments are always equal। हाँ ये ठीक है, जो S is equal to I है वो दोनों ही planned होते हैं, दोनों ही ex ante होते हैं, ना कि exposed। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर assertion जो है वो false है, but reason जो है वो true है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Now again assertion reason question, saving curve makes a negative intercept on the vertical axis at zero level of income। दिस इज ट्रू। जो सेविंग का कर्व है ना वो यहां से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज लाइक दिस। पहले नेगेटिव सेविंग्स होती है, फिर वो एक टाइम पे जीरो हो जाती है जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, और फिर सेविंग्स पॉजिटिव होती है। तो सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस व्हेन द इनकम इज जीरो, करेक्ट। एंड यू नो व्हाट, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि जितनी ऑटोनमस कंजम्पशन है जब इनकम जीरो है तब जो कंजम्पशन है उतनी ही आपकी नेगेटिव सेविंग है, राइट? तो ये ट्रू है। देन सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है बट ये रिलेटेड नहीं है ना। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बिकॉज सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। नहीं, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर असर्शन है, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशंस
इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, नहीं। इनविजिबल सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। रीजन, transactions that affect the asset liability status of a country are shown under capital account. Yes, asset liability status जो impact करते हैं वो capital account transactions होती है. So again we will say कि assertion is false but reason is true. ठीक है, चलिए. Who sterilizes the economy against external shocks? Now ये भी मैंने NCERT से पिक किया है क्वेश्चन. इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टेरिलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना. बेसिकली यही समझो कि इकोनॉमी में जो भी बाहर से शॉक्स मिलते हैं इकोनॉमी को, उससे आरबीआई हमें प्रोटेक्ट करके रखता है. तो याद रखना, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई भी आरबीआई करता है और स्टेरिलाइजेशन भी आरबीआई करता है. बट जो सप्लायर्स ऑफ मनी है वो तीनों है, आरबीआई भी, कमर्शियल बैंक भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी. ठीक है. देन एक और चीज याद रखना कि जो ₹1 के नोट्स हैं और सभी कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और बाकी सारे करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई. और ₹1 नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जो इस समय है टीवी सोमनाथन. और बाकी सभी नोट्स पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं, जो इस समय है शक्तिकांता दास. ठीक है, ये आप देखकर चलेंगे. If the entire additional income is consumed, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेट्स से 100, तो आपके एमपीसी की वैल्यू हो गई 1. तो उस केस में मल्टीप्लायर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है. अगर एमपीसी की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लायर विल बी नॉट डिफाइंड. ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. चलिए, a positive balance in the capital account of the balance of payments indicates that, सिंपल है, पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में, यानी कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनकी वजह से जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू द आउटफ्लो. देखो, अगर हम बोले ट्रेड बैलेंस इज पॉजिटिव, नहीं, ये तो करंट अकाउंट से रिलेटेड चीज होती है. बजट सरप्लस हो रहा है, क्योंकि बजट सरप्लस तो वैसे भी गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है इट इज रिसीविंग मोर इन्वेस्टमेंट्स दैन इट इज मेकिंग अब्रॉड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं बीओपी में. ऑलराइट, आगे देखते हैं. नाउ ये मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन लिया है, काफी इंटरेस्टिंग है, किसी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकता है कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या लीगल टेंडर्स होते हैं? नहीं, ये लीगल टेंडर्स नहीं होते हैं. इन्हें रिफ्यूज किया जा सकता है. अगर मैं किसी को चेक दे रही हूं, वो रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं, मुझे दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट. बट अगर आप किसी को कॉइन्स या नोट्स में पेमेंट कर रहे हो तो वो तो डेफिनेटली लीगल टेंडर है. ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स लीगल टेंडर्स नहीं होते. चलिए आगे देखते हैं. द लास्ट क्वेश्चन, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 December, नेट external commercial borrowings to India recorded an outflow of this much $0.4 billion in the second quarter. The above transaction will be recorded in the dash account on the dash side of balance of payments of India. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आउटफ्लो लिखा है, तो आउटफ्लो को हम डेबिट साइड पे शो करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग्स की बात हो रही है जो कि हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, सो वी विल से कि इसको हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे और डेबिट साइड पे शो करेंगे. राइट चैम, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि क्या आप हॉट्स वाले क्वेश्चंस देखना चाहोगे फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब जो थोड़े एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं. डू यू वांट मी टू कम अप with a video related to that? Let me know in the comments. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.